कहाँ तक कर लिया था कल हमने? क्यों भाई? अच्छा हाँ हाँ हाँ, हम वही कॉम्प्लेक्स नंबर तक कर लिया था हमने कल, ठीक है ना। वीडियो आपका देखना बहुत ज़रूरी है, आज लेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर तक कर लिया था। तो आज शुरू करते हैं हम एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। बेसिक है ये, ध्यान दीजिएगा, आज बेसिक लास्ट है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है भाई? इट इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन एनी टू और मोर देन टू नंबर्स और एक्सप्रेशंस। डेफिनेटली पता है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बिटवीन टू और मोर देन टू नंबर्स और एक्सप्रेशंस, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि एचसीएफ 3,7 क्या होगा भाई? सीधे सीधे एचसीएफ कल मैंने बताया था, कॉमन ले लो, जो दोनों में से कॉमन आ जाए वही एचसीएफ है, ठीक है ना। और जितनी बार कॉमन आ सके, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्या आएगा कॉमन? 1 आएगा, ठीक है। वही मैंने बोला कि एचसीएफ 3,6,9 में कॉमन क्या आएगा भाई? देखिए एक बार अगर 3 कॉमन लोगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, ये भी यहाँ 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, उसके बाद कुछ कॉमन नहीं आएगा, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है ना। सेम एचसीएफ 3,6,5, तीनों की बात कर रहे हैं, तीनों में क्या कॉमन आ सकता है? पहले वाले में से तो कॉमन आ सकता है 3, लेकिन क्या तीसरे में से आ सकता है? नहीं आ सकता। तो तीनों में से कॉमन होना चाहिए, तीनों में से कॉमन का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा? एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देंगे भाई x ब्रैकेट में x+1 कॉमा x स्क्वायर, कॉमन लेके देखो, x+1 क्या इससे कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता। x कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी x कॉमन आ जाएगा, खत्म। समझ आया भाई ऑनलाइन? ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि एचसीएफ ऑफ x+1 इंटू x+2 कॉमा x ब्रैकेट में x+1, कॉमन क्या आ सकता है? x+1, इसमें से कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी x+1 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा x+1, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें अब एक पॉइंट आता है आपका सबसे पहला, एचसीएफ अगर a/b कॉमा c/d कॉमा e/f दे रखा है, इन नंबर का मुझे एचसीएफ निकालना है, तो एक रूल होता है, ठीक है। ये हमारे कैसे नंबर हो गए? फ्रैक्शन नंबर हो गए, ठीक है। तो इनका एचसीएफ निकालने का क्या रूल होता है, किसी को पता है? एचसीएफ आप निकाल दो, ऊपर जो नंबर है ए, सी और ई का डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ बी कॉमा डी कॉमा एफ का, ठीक है, निकाल दो। ये फ्रैक्शन एग्जांपल देख लो भाई, एग्जांपल है, कह रहा है मुझसे कि एचसीएफ आपको बताना है 2/3 कॉमा 3/4 कॉमा 4/5 का मुझे क्या बताना है? एचसीएफ बताना है, ठीक है ना। एचसीएफ बताना है, सेम कहा है? कौन से नंबर सेम हो गया ना 3 और 2, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे वाला गया ऊपर में। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो गया? एचसीएफ ऑफ 2,3,4 ठीक है, अपॉन एलसीएम ऑफ 3,4,5, ये सब सेम भी हो सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो एचसीएफ ऊपर वाले का कितना आ जाएगा? 1 आएगा, बिल्कुल सही। नीचे एलसीएम आ जाएगा, सबका मल्टीप्लाई करो तो 60 होगा शायद, 1/60। इन नंबर का क्या है? एचसीएफ है। 1/60 इस नंबर का क्या है भाई? इन तीनों नंबर का क्या है? एचसीएफ है। ये अलजेब्रा में काम करेगा? ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं करेगा?
अब इसके बाद है आपका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन हैं, उनके लोएस्ट कॉमन जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे एलसीएम होंगे, ठीक है। डेफिनेटली पता है आपको, जैसे कि 2,6 का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम, तो कितना हो जाएगा भाई, 6, ठीक है। और 2,4,8 का, तीनों का अगर मुझे एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो एलसीएम निकालने के लिए, वो भी अच्छा मेथड है कि सबसे बड़े वाले नंबर की टेबल पढ़ो और टेबल में आ जाने चाहिए, मतलब दोनों डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। 6 की टेबल पढ़ी तो सबसे पहले 6 1 जा 6 होता है, 6 1 जा 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, समझ रहे हो ना। ऐसे इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, 8, इसकी टेबल आपने रीड करी, 8 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड आएगा, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, 8। ऐसे एलसीएम हो गया आपका 3, 6 और 9। अब इसकी टेबल पड़ी 9, तो 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 9 2 जा कितना हो गया, 18। अब ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, समझ में आ रही बात ना, ठीक है। तो इसका आ जाएगा कितना, 18। आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना। एलसीएम 2 स्क्वायर और 2 क्यूब, इसका क्या होगा भाई, 2 क्यूब होगा। एक्चुअल में ये तो यही लिखा हुआ है लेकिन यहां से एक पैटर्न पता चला आपको कि 2 की पावर स्क्वायर 2 की पावर क्यूब का एलसीएम क्या आ रहा है, 2 क्यूब हो रहा है। तो इसके अगले का आंसर डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 डैश 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 डैश, लास्ट में 2 की पावर n है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, क्योंकि यहां पर देखिए सबसे लास्ट वाले टर्म का एलसीएम 2 की पावर 3 आ रहा है, तो इन सब के टर्म का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। इसी तरह अब यहां पे आ जाओ भाई। यहां पर अगर मैंने बात करी कि एलसीएम आपको बताना है एक्सप्रेशंस का, x ब्रैकेट में x+1, x³ क्या होगा इसका एलसीएम, भैया इन दोनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर ये है और इससे डिवाइड हो रहा है, ये अलग से आया है, तो यानी कि x³ इंटू x+1। आई बात समझ में भैया, इन दोनों नंबर में से देखो x³ बड़ा है, x³ बड़ा है, इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये तो आ गया, लेकिन ये नंबर ना यहाँ है ना यहाँ है, तो इसका तो मल्टीप्लाई लेना ही लेना है, मल्टीपल्स लेना ही लेना है मेरे को। इसी तरह एलसीएम x स्क्वायर x³ x+1, बताओ आंसर अपनी कॉपी में लिखो। बताओ मिता, कहाँ लिखा है, हाँ बिल्कुल सही है भैया। एलसीएम में कॉमन वाला चक्कर नहीं है, ध्यान देना, कॉमन वाला चक्कर नहीं है, कहाँ लिखा है, हाँ सही है, सही है, कॉमन वाला चक्कर नहीं है एलसीएम में। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर इसमें देखो कि मल्टीपल x³ x स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, x³ इन दोनों का तो आ गया भाई, ये किसी के साथ जा रहा है क्या भैया, इसका सीधे मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक, हाँ भाई बेटा मल्टीपल बोला है, मल्टीपल बोलते हैं यहाँ पर, इसीलिए 2 4 और यहाँ पर मैंने बोल दिया कितना 3 है सपोज भाई। इन दोनों में हाईएस्ट नंबर कौन है, 4 की टेबल पड़ी, 2 आ गया, तो यानी कि एलसीएम इसका 4 तो होगा, लेकिन 3 छूट गया यार आपसे, ये भी कर सकते हो। 12 यहाँ पे 6 और 9 में 6 भी तो उसको काट रहा था, पर कंप्लीटली थोड़ी काट रहा था। किसको काट रहा था, 6 और 9 में, हाँ नहीं, मैंने यहाँ पे तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया भाई, तीनों में से सबसे बड़ा नंबर पिक कर लो, बता दिया बेसिक कॉन्सेप्ट। आपने इन दोनों को पिक किया, इन दोनों को नहीं, आप एक काम करो, आपने पिक किया इन दोनों को, ठीक है। 9 नहीं, इसमें नहीं काम करेगा यार, ऊपर वाली में आऊँ, इसमें आऊँ नहीं,
क्या बोल रहे थे तुम? मैं ये बोल रहा था कि जैसे इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है, ये तो कम्प्लीटली थोड़ी काट रहा है। क्यों? कहाँ काट रहा है? इसमें खत्म थोड़ी किया, बंद हो गया। हाँ लेकिन खत्म तो नहीं किया, लेकिन टेबल में तो आया 2 4 जा 4 बचता है। हाँ ठीक है, हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो एक्स ही आए कर टाइम लगता है। पीटीआर। पीटीआर क्या है भाई? एल्सियम से काटेगा। नहीं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ठीक है, क्लियर है? पीटीआर मतलब पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जरा देखिएगा ध्यान से कि अगर मुझे एलसीएम निकालना है किसका, एक मेरे पास रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर जिसको मैं डिनोट करता हूं क्यू से, ठीक है ना, जिसको डिनोट करता हूं क्यू से, और दूसरा मेरे पास नंबर है रैशनल नंबर, वो भी रैशनल नंबर है, यानी कि 2 रैशनल नंबर का अगर मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो वो अभी अभी ये जो सब आप करके आए हो ये सब रैशनल नंबर ही तो थे यार। ठीक है ना, इनका आपने एलसीएम निकाला तो इनका एलसीएम पॉसिबल है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि एलसीएम अगर एक नंबर है रैशनल, ठीक है, और दूसरा नंबर है इर्रेशनल, क्यू डैश, क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं इर्रेशनल को, क्यू का मतलब रैशनल और क्यू डैश का मतलब इर्रेशनल। ठीक है ना, तो इसका भैया नॉट पॉसिबल है, ध्यान दीजिएगा। सर क्यों नहीं आता, कैसे आएगा एलसीएम, जरा बताओगे मुझे? वो रूट में रूट ले लिया। है नहीं, वो हम लेते थे 10th में। गलत है, तो हम लोग 10th में कुछ मतलब हम लोग 10th में सब गलत करते सब हैं। गलत करते हैं 10th में। देखिए भाई, एलसीएम सर तो एल्सियम नहीं होता, तो रूट 2। √2 का नंबर क्या होता है? वो एलसीएम, वो हम जो करते हैं ना, वो बिल्कुल गलत मतलब कि वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सॉल्व कर रहे हो कि भाई उसको नीचे एलसीएम लेके ऊपर एक नंबर निकाल रहे हो। लेकिन मैंने यहाँ कहा कि अगर एक रैशनल है, अगर मैं यहाँ पे एक 2 ले लूँ और एक पाई ले लूँ या फिर √2 ले लूँ, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.4 यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा, 2 पाई, हाँ यही आएगा? नहीं, नॉट पॉसिबल, ध्यान दीजिएगा। पागल है एनसीईआरटी वाले, तो पागल बना रहे हैं। नहीं, पागल नहीं बना रहे, देखो आईआईटी के पर्पज से बता रहा हूँ, ये बिल्कुल उसके पर्पज से बता रहा हूँ भाई। एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर का अगर आपने एलसीएम की बात करेंगे तो भाई 2 पाई एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है हमारा कि एलसीएम अगर एक इर्रेशनल नंबर है क्यू डैश और दूसरा भी इर्रेशनल नंबर है, पॉसिबल ओनली सेम कैटेगरी, पॉसिबल ओनली सेम कैटेगरी। √2 और √2। ठीक है, देखिए एलसीएम देखिए, अगर मैंने आपसे बोला एलसीएम आप बताइए 2 पाई और पाई स्क्वायर का, बताओ भाई। 2 पाई। देख तो लो क्या लिखा है। पाई स्क्वायर भाई, एल्सियम ये हटा दो पाई नीचे। स्क्वायर होगा ना। बताओ क्या आंसर होगा? पहले वाले का ये है और दूसरे वाले का है एलसीएम, शायद अब दे पाओ आंसर, बताओ। 3 पाई। और तीसरे वाले का है √2, √6। रूट से पहले वाले का 2 पाई आया। पहले वाले का 2 पाई बोल रहे हैं कुछ लोग। तो पाई स्क्वायर नहीं मैं भी होगा। वही बोल रहा हूँ। भाई पाई की कैटेगरी में पाई स्क्वायर नहीं आता, पहली बात तो। वही तो। सेम कैटेगरी का मतलब ये है कि उनकी कैटेगरी सेम होनी चाहिए, समझ रहे हो? अगर ये भैया पाई की प्रजाति से है ना, तो ये भी पाई की प्रजाति से होना चाहिए, सिंपल सीधी बात। ये पाई स्क्वायर है, पाई नहीं है। डिग्री सेम होनी चाहिए मतलब। डिग्री पे मत जाओ, डिग्री हाँ कह सकते हो, डिग्री सेम होनी चाहिए, बट लेकिन फिर इसके आंसर गड़बड़ कर दोगे ना।
सेम कैटेगरी का मतलब यह है कि भाई ये 2 पाई है, ये पाई है सिंपल, तो यहां पर भी अगर पाई होता तो मैं एलसीएम बोल सकता था। जैसे कि इस वाले पैटर्न का आप कहोगे ये पाई है, ये 3 पाई है, तो ये दोनों इर्रेशनल नंबर है, सेम कैटेगरी के हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 3 पाई। समझ में आ रही बात ये वाली, ठीक है ना। इसका एलसीएम ये 2 पाई है, ये पाई स्क्वायर है, ये इसकी कैटेगरी अलग है, और ये पाई है भाई, तो इसका एलसीएम भाई नॉट पॉसिबल है, ध्यान देना, एनपी। समझ आई बात, सेम कैटेगरी, ये पाई है, ये पाई स्क्वायर है, दोनों एक अलग नंबर हैं, दोनों अलग नंबर हैं, यहां पर दोनों सेम नंबर थे, बस एक मल्टीपल जा रहा था उसके साथ। समझ रहे हो, ठीक है ना, क्लियर है। इसका आंसर नॉट पॉसिबल, सेम कैटेगरी के नहीं है। अब क्यों नहीं है? रूट तो है। इसके लिए एक रूल है, पावर भी सेम है। इसके लिए एक रूल है, हाँ ठीक है, वो जरा लिख लो। वो क्या रूल है, इफ एलसीएम ए एंड बी, सुनना मेरी बात, इफ एलसीएम ए एंड बी का एलसीएम कितना है, सी, देन it is possible only when c upon a comma c upon b is integer। ठीक है, कह रहा है कि भैया एलसीएम ए और बी का अगर सी है, ए और बी का अगर एलसीएम यहां पर आपने क्या बोल दिया कि सर मैं √6 ले लेता हूं, सी है, ठीक है, आप लोग √6 बोल लो, ठीक है, तो कह रहा है कि भैया ये तभी पॉसिबल होगा एलसीएम इन दोनों नंबर का जब c अपॉन ए मतलब कि ये a मान रहे हो, ये b मान रहे हो और ये c मान रहे हो, तो ठीक है, तो √6 अपॉन √2 एक इंटीजर आना चाहिए। क्या इंटीजर आएगा आंसर भाई, √6 अपॉन √2 का आंसर कितना आएगा, √3 आएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं इसको, √2 इंटू √3 रख के लिखोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना आ गया, √3, यानी कि पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ c अपॉन बी भी एक इंटीजर आना चाहिए, जैसे कि एक तो आ गया, ठीक, आ गया। किसका नहीं, √2 बचेगा, नहीं मैं √6 अपॉन √6 बोल रहा हूँ। c अपॉन बी, अच्छा। बेटा c अपॉन बी, तो वो भी तो बात नहीं है। अच्छा √6 है यहाँ पे, ठीक है, हाँ ये तो 1 आ गया, लेकिन दोनों को होना चाहिए ना, ठीक है ना, दोनों को होना चाहिए। समझ आ रही बात ना। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि एलसीएम मैंने बोला आपसे क्या कि √2 कॉमा 3√2, इसका एलसीएम क्या होगा भाई, इसका एलसीएम होगा 3√2, क्या होगा 3√2। अब ध्यान से देखो 3√2 को इससे डिवाइड करो, कितना आएगा 3, जो कि एक इंटीजर है। जैसे कि यहां बोल रहा है कि c अपॉन a को डिवाइड करके देखो, इंटीजर है तो पॉसिबल है, और 3√2 को भी इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रही बात, तो ये दोनों इंटीजर है तो वहां पर पॉसिबल है, यहां पर नॉट पॉसिबल। सर ये रूल तो ऊपर वाला पे जाएगा, कौन सा? वाले पे, वो फर्स्ट वाले पे, किस पे, फर्स्ट वाले पे ये मुझे तो अच्छा बता दो फिर इसी बात पे एक आखिरी क्वेश्चन, यहाँ पे एलसीएम को हम पैक कर देते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन है पाई और एक नंबर जो कल मैंने पढ़ाया था बहुत ही फेमस, क्या नंबर था, क्या बोलते हैं इसको, 2.718। अबे बोलते क्या है मैंने वैल्यू नहीं पूछी है, यूलर्स कांस्टेंट या नहीं सर, यूलर्स नंबर और नेपियर्स कांस्टेंट। हाँ न्यूक्लियस कांस्टेंट। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा था, एलसीएम पाई और ई, ये पाई भी आपका एक इर्रेशनल नंबर है, ई भी आपका एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये 11th में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एक्चुअल में देखा जाए तो क्या आएगा, एनपी, ठीक है। कह रहा है कि इफ एचसीएफ, इफ एचसीएफ, ये तो पढ़ा है यार आप लोगों ने, सबने पढ़ा आई थिंक, इज इक्वल टू सी एंड एलसीएम पहले चैप्टर में रियल नंबर क्लास 10th इज इक्वल टू डी, ठीक है। देन आपको पता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, या फिर लिख दो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है ना, यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना था, एचसीएफ एलसीएम कितना था डी, और इसका कितना था सी। ये तो पढ़ा है ना, याद है ना, हाँ ये तो अभी किया है। हाँ हाँ सर यहाँ पे कर दिख रहा है। यूज होता है। हाँ जी,
ठीक है, क्लियर है। और HCF इज ऑलवेज ग्रेटर देन LCM, उल्टा बोल दिया। सॉरी HCF इज लेस देन, लिखा सही है लिखा सही है, ठीक है ना। HCF आपका हमेशा कम होता है, LCM हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, ठीक है, आंसर बताइएगा आप लोग। कह रहा फाइंड द प्रोडक्ट of two numbers whose HCF, अपनी कॉपी में आंसर लिखिएगा, is 25 and LCM is 5। ऑनलाइन वाले बता सकते हैं। क्या बात है। गलत। बिल्कुल सही है, कॉमन वो बनेगा। बिल्कुल सही है, गलत। बिल्कुल सही है, सबका गलत है आंसर। 125 नहीं है, जरा देख लो ऊपर जो कंडीशन लिखी है वो नीचे जो लिखा हुआ है। सर ये तो आप गलत हुए ना। आंसर भैया पूरा गलत है, जो दिए हो। ऊपर कंडीशन लिखी हुई है, नीचे कंडीशन लिखी हुई है। इसका प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल है, क्योंकि HCF कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता किससे, LCM से। सबने 125, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही किया ना उन्होंने। सबने 125 चिप दिया। और अगर LCM और HCF स्विच हो जाता तो सही होता। हाँ भैया, यहाँ पर नॉट पॉसिबल है, समझ आया मेरा, क्लियर है ना, ठीक है। नॉट पॉसिबल है क्यों, क्योंकि HCF हमेशा छोटा होगा LCM से। यहाँ पे HCF हमारा 25 गिवन है और LCM 5 गिवन है, अभी अभी ऊपर बताया है, देखा भी नहीं। 125 बोला ही था गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। लिखना है। हाँ, फाइंड द, जितना भी लिखना चाहो लिख सकते हो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स whose HCF is 4, whose HCF is 4 and LCM is 24। हो गया। गलत। काहे इतनी जल्दी रहती तुम्हें? ये रहा। सही है, सही है। 24 and 4 है। हाँ जी सही है, हाँ जी सही है। 96 है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा, गजब टॉपिक है भाई, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, जो कि आप लोग पढ़ चुके हो। नहीं, तुम तो फर्स्ट में ही पढ़ ली होगे। ये कहा था 9 में। तुम तो फर्स्ट में ही पढ़ ली होगी यार। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में लिखिए भाई, और इसके बारे में लिख लीजिए, क्योंकि यहां से काफी अच्छी चीजों का पता चलेगा भाई आपको। रिमाइंडर थ्योरम, if px is divided by x minus a, तो रिमाइंडर PA होता है। then remainder is PA। ठीक है, क्या हुआ है एक्चुअल में, देखिए px को जब किससे डिवाइड, px इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, मतलब इस px को इससे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ गया, PA। इन्होंने क्या काम किया, x माइनस ए बराबर 0 लिया, x बराबर क्या किया, a लिया, x बराबर a लिया, और ये जो जहां पे px था ना, जहां पे px था वहां पे x ये क्या डाल दिया, a डाल दिया, तो रिमाइंडर क्या आ गया, PA। आया समझ में, ये कुछ एक वैल्यू होगी, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या है भाई, फटाफट फैक्टर थ्योरम लिख दो। इफ x माइनस a is factor of px, then PA 0। PA is equal to 0। ठीक है,
वही चीज है, वही कॉन्सेप्ट है कि अगर भाई x माइनस ए पी एक्स का क्या हो जाए, फैक्टर हो जाए, यानी कि आपने क्या किया सर x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया a, और इस a को यहां पे डाल दिया, लेकिन यहां पे ये पता चला जैसे इसको डाला तो बराबर आंसर कितना मिला, 0 आया समझ में, ठीक है ना। ठीक है, तो भाई चलो एक और चीज़ लिख लेते हैं फटाफट। जैसे कि हमने क्या किया भाई, 9 को डिवाइड हमने किया किससे, 4 से, और ये 2 टाइम्स गया 8, और यहाँ कितना बचा 1, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर। क्या बोलते हैं भाई इसको, डिवाइजर। ये हो गया हमारा डिवाइजर, ठीक है। और ये वाला क्या है, डिविडेंड, और ये हो गया हमारा कोशेंट, और ये रिमाइंडर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, यही होता था। तो हमें ये पता चला कि जब हम ऐसा काम कर रहे हैं तो जो डिविडेंड है हमारा इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, यही होता है कॉन्सेप्ट। तो देख लो जरा एक बार, तो अगर ध्यान से सुनना, यहां पे जरा देख लो एक बार, डिविडेंड को मैंने मान लिया क्या, पी एक्स, मतलब कि डिविडेंड एक्स के टर्म में कोई एक फंक्शन है, ठीक है ना, पी एक्स माना। डिवाइजर भी कितना आ गया, उसको मैंने मान लिया एफ एक्स, क्या मान लिया, एफ एक्स, कि वो एक कुछ एफ एक्स रहा होगा, ठीक है, कुछ भी है यहाँ पर इसको आप पी एक्स बोल सकते हो, और ये क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स। क्वोशेंट हमारा जो आया उसको मैंने बोला क्यू एक्स, ठीक है, क्लियर है, क्या बोला क्यू एक्स। तो रिमाइंडर जो आएगा वो उसको मैंने बोला आर एक्स, समझदारी बात है, ठीक है, क्लियर है, यही सेम कॉन्सेप्ट है, बस डिफरेंट तरीके से बोलना स्टार्ट किया है और कुछ नहीं। अब नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x cube, find the remainder when 3x cube plus 4x square plus x plus 1 is divided by x minus 2 is divided by x minus 2। मेरी मर्जी ना, कोई मेथड लगाओ, रिमाइंडर करता था। हाँ बेटा, मर्जी का नहीं करना है, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, आप लगाइए फिलहाल जो भी, x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2, ठीक है। तो एक्चुअल में मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक px इक्वेशन है, उसमें अगर x माइनस 1 से डिवाइड होता है, x माइनस a से डिवाइड होता है, तो सीधे सीधे रिमाइंडर क्या होता है, pa, क्या होता है रिमाइंडर, pa, अभी बताया था बेटा, सुन लो एक मिनट, यही पॉइंट नोट करने के लिए है, क्योंकि 2-3 पॉइंट हैं भाई। सीधे सीधे अगर मैंने आपको बताया कि पी एक्स को अगर डिवाइड करना है किससे, x माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है पी ए। इसी तरह अगर यहां पर इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पहले तो ये बताओ, P2 होगा रिमाइंडर, यही होगा रिमाइंडर, ये आ रहा है समझ में, क्लियर है ना, क्योंकि इस चीज का यूज होगा आगे चल के, इस चीज का यूज होगा, x बराबर इसका यूज नहीं होगा, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूं। क्या रिमाइंडर हो गया, P2 रिमाइंडर हो गया। अच्छा, P2 जब रिमाइंडर हो गया तो 2 रख दो भाई, पता चल जाएगा रिमाइंडर। तो P2 कितना हो गया, 43, ठीक है, क्लियर है, समझ गए, इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन बढ़िया है, आप उसको नोट करो, ये नोट हो जाए तो बता देना भाई, क्वेश्चन बोलना स्टार्ट करें। Px is polynomial with integer coefficients
px is polynomial with integer coefficients then find the remainder when px is divided by x minus 1 is 1. px is divided by x minus 1 is 1. When px is divided by x minus 1 is 1 and 10 when divided by x minus 4 if Rx is remainder when divided by x minus 1 into x minus 4, if Rx is remainder when divided by x minus 1 into x minus 4, then find R 2006. Then find R 2 ब्रैकेट में वो लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है 2006. ठीक है भाई, क्लियर है? करें? समझ आया क्वेश्चन कुछ? कह रहा है कि अगर px एक पॉलिनोमियल है, सपोज कुछ भी है px, कह रहा है जब इसको डिवाइड करते हैं किससे, x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताओ, 1 लिखा हुआ है, रिमाइंडर कितना है 1, यानी कि p1 की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 1. मैंने बताया था, मैंने फोकस करो उस चीज पे, ठीक है ना? इसी तरह अगर px को डिवाइड करते हैं हम किससे, x माइनस 4 से, तो रिमाइंडर कितना बचता है मेरे पास, यानी कि p4 बराबर कितना है 10. यही तो दिया है क्वेश्चन में. कह रहा है कि अगर px को डिवाइड करें, अगर मैं px को डिवाइड करूं इन दोनों के मल्टीपल से, तो रिमाइंडर rx है. कितना है rx, और ये रिमाइंडर आपको फाइंड करना है. इसके साथ साथ आपको जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर देना है 206, वैल्यू निकल के आ जाएगी. समझ आ रही बात ना? ठीक है, तो देखिए जरा यहां से, अगर मैं कहूं कि उस चीज को मैं सीधे सीधे इनका तो केवल मैं ये यूज करूंगा कि जब मैं px को डिवाइड कर रहा हूं किससे, x माइनस 1 और x माइनस 4 से, तो क्वोशंट क्या हो गया, सॉरी डिवाइजर क्या हो गया, डिवाइजर. देखिए जब px को x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं, जब px को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, इन दोनों के मल्टीपल से x माइनस 1 और x माइनस 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइजर क्या हो गया बेटा, ये डिवाइजर हो गया. यानी कि हमें पता है कि px इज इक्वल टू होता है fx इंटू qx प्लस rx. तो यानी कि px तो मुझे कुछ भी पता नहीं है पॉलिनोमियल, लेकिन fx क्या है इस केस में, x माइनस 1 और x माइनस 4, और qx मुझे पता है क्या, नहीं पता, और ना ही मुझे rx पता है. यहां तक समझ में आया? यहां तक आया समझ में? क्लियर है ना? अब एक क्वेश्चन आपसे, कि जब ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकली है, मुझे ये बताइए कि जब हम एक्स क्यूब ले लो, ठीक है? नहीं, आप सीधे सीधे बताओ यार, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सी इक्वेशन आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सी इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी. तो जब यहां पर हमारा जो डिवाइजर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो रिमाइंडर डिवाइजर अगर हमारा n
डिवाइजर की डिग्री हमारी अगर कितनी है, n है, तो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा कितनी होगी? हाँ बिल्कुल सही, यही बोल रहे थे, n-1 रहेगी। कितनी रहेगी हमेशा? n-1 रहेगी, ध्यान देना। मैंने वहां डिग्री n यूज की, यहां के केस में 1 रहेगी। मैं कह रहा हूं कि जो डिवाइजर है हमारा वो एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमेशा जो यहां पर रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर की इक्वेशन रहेगी, उसकी डिग्री कितनी रहेगी? 1 रहेगी। समझ आ रही बात ना? अगर यहां क्यूबिक होता तो यहां पे कितना रहता? 2 क्वाड्रेटिक रहता। अगर यहां क्यूबिक होता तो यहां कितना रहता? क्वाड्रेटिक रहता। अगर यहां पे 4 होती डिग्री किसी भी इक्वेशन की तो यहां पर क्यूबिक रहती। क्लियर है ना? अगर यहां पर 5 होती तो यहां पर कैसी रहती? बाइक्वाड्रेटिक। समझ रहा ना? यानी कि 4 रहती। ठीक है। और अगर यहां पे लीनियर होता, लीनियर का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिग्री कितनी होती? 1 होती। अगर सिर्फ और सिर्फ डिग्री 1 होती तो यहां पर जो भी x का टर्म आता उसकी डिग्री कितनी होती? 0 होती। यानी कि यहां पे कौन सा नंबर आता? कांस्टेंट आता। 5 6 7 जैसे कि एग्जांपल दिया। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो इसका मतलब जब आपने px को डिवाइड किया, इससे x-1 से डिवाइड किया और x-4 से डिवाइड किया और ये qx आया, ठीक है, तो जो rx रहा होगा उसकी डिग्री कितनी रही होगी? लीनियर रही होगी। और लीनियर की जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी। करेक्ट। तो यहां पर जो भी rx रहा होगा क्या वो ax प्लस बी के फॉर्म में रहा होगा, जहां पे मुझे a भी नहीं पता, b भी नहीं पता। समझ आ रही बात? क्लियर है? ठीक है ना? अब देखो जरा ध्यान से P1 कितना गिवन है? कितना गिवन है? 1। यानी कि यहां पर x बराबर अगर मैं 1 डालूं तो इस इक्वेशन में पहली चीज मिलेगी मुझे P1। यहां पर x बराबर 1 डाल दिया, देखो हर जगह यहां पे 1 डालोगे क्या? 0। ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। और ये कितना हो गया? a प्लस बी। कितना हो गया? a प्लस बी। और P1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 1। तो यहां पे 1 बराबर क्या हो गया? a प्लस बी। पहली इक्वेशन मिल गई आपको। ठीक है। दूसरा P4 गिवन है, यानी कि x बराबर कितना डाल दूं इस बार में? 4 डाल दूं इसी इक्वेशन में। इस इक्वेशन में 4 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? P4। और ये बेटा यहां पे कितना? 0। ये पूरा कितना? तो और यहां पर जैसे यहां पर 4 डालोगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस b। ठीक है। x बराबर 4 डाल दिया और P4 की वैल्यू कितनी है? 10। यानी कि 10 इज इक्वल टू 4a प्लस b। समझ आ रही बात? बन गया लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और दूसरा है 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10। यहां पे ये कैंसिल, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये -3a इज इक्वल टू ये आ गया माइनस का 9 कैंसिल। a बराबर कितना आ गया? 3। a बराबर 3 आ गया तो a प्लस बी में रख दिया। a प्लस बी इज इक्वल टू 1 तो b बराबर कितना आ गया? -2। समझ आ रही बात? यानी कि मुझे क्या पता चला? मुझे rx पता चला था कि rx की इक्वेशन किस फॉर्म में थी? ax प्लस बी के फॉर्म में थी। यानी कि rx पता चल गया मुझे, ax प्लस बी था तो rx हो जाएगा कितना? a की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये हो गया 3x और b की वैल्यू कितनी? -2। समझ आई बात? लेकिन निकालना क्या था क्वेश्चन में लास्ट में? 2006। r की वैल्यू यानी कि r की जगह यहां पे x की जगह क्या डाल लोगे? 2006 इज इक्वल टू 3 इंटू 2006 -2 कितना हो जाएगा? ये 6016। ये फाइनल आंसर है आपका। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने सब आपको लिखा दिया है कि अगर डिवाइजर हमारा की उसकी डिग्री n है तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी? n-1 होगी। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन इसी टाइप के आता है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ पे P1 और P4 मुझे दे रखे थे। ठीक है। ये चीज़ को देखो जरा, इस चीज़ को यहाँ पर, ये जो गिवन है मुझे इस इक्वेशन को, क्या हो रहा है सोसाइटी में? ये चीज देखो जरा, यहां पर अगर मुझे P1 और P4 नहीं गिवन होते, ठीक है ना, सपोज नहीं गिवन होते, मेरा एम क्या था? ये टर्म पूरा पूरा 0 होना। क्या एम था? इस टर्म को पूरा पूरा 0 होना। ये टर्म कैसे भी अगर नहीं गिवन होता कुछ भी तो ये टर्म कैसे 0 हो सकता था? भाई यहां पर हिंट दिया होता, क्या? x-1 और x-4। समझ रहे हो? तो x बराबर ऑटोमेटिक आप क्या डालते? 1 डालते तो ये देखो 0 हो रहा है। कैसे पता चल रहा है यार? यहां से पता चल रहा है ना। x बराबर 1 डाल दो,
x माइनस वन और x माइनस फोर इंटू क्यू एक्स दे रखा है। मैं इस पूरे टर्म को जीरो करना चाहता हूं, अगर मुझे इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो इस टर्म को जीरो करने के लिए x माइनस वन बराबर जीरो रखोगे, x बराबर वन की वैल्यू वन आएगी, यहां पे वन डाल दोगे तो ये पूरा टर्म जीरो। दूसरा कौन सा केस हो सकता है, x बराबर क्या डाल दो, 4, तब भी तो जीरो हो गया। मैं ऐसे ही टेक x एज लेट x। अरे वो सब नहीं लिखने की जरूरत है यार, ठीक है ना, बोर्ड में नहीं करना है तुम्हें, ठीक है, क्लियर है। यहां मेरे कहने का मतलब यह है कि x माइनस वन x माइनस फोर इंटू क्यू एक्स, क्योंकि क्यू एक्स मुझे गिवन नहीं है। अगर इस टर्म को पूरे को जीरो करना है तो भाई ये जो हमें डिवाइजर दे रखा है, डिवाइजर हमें जो भी दे रखा है उसमें x बराबर वन डाल दें तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, पहला केस। दूसरा केस x बराबर क्या डाल दो, 4 डाल दो तो भी क्या हो गया, जीरो हो गया। आ रहा है समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से है, थोड़ा सा करो भाई, अगला क्वेश्चन जरा लिखो। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू if fx is equal to x raised to the power 135 plus x raised to the power 125 minus x की पावर 115 plus x की पावर 5 plus 1 is divided by x cube minus x, then the remainder is gx। क्या बोल दिया उसने रिमाइंडर को, rx ना बोल करके gx बोल दिया, ठीक है ना, rx ना बोल करके gx बोल दिया, वहां पे gx कर देना सिंपल। फाइंड g10, निकालो भाई जरा, कोशिश करो। अब देखिए यहां पर एक चीज बता दें कि भैया हमने ये px नहीं है, इस बार क्या है, fx है, यानी कि ये कौन है, डिविडेंड है, ठीक है ना। यानी कि fx बराबर, इसको मान लो कुछ, इसको मान लो px मान लो, इसको px मान लो, उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो ये px हो गया इंटू qx प्लस gx, यही है, ठीक है। कोई समस्या, हम fx को पूरा नोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। px की जगह क्या लिख सकते हैं, px कौन है, x क्यूब माइनस x, और qx हमें पता नहीं है भाई, और gx, अब gx की डिग्री क्या होगी कौन बताएगा, 2, कैसे, n-1, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3, इसकी डिग्री कितनी है, तो gx की डिग्री क्या होगी, 2, और 2 किसकी होती है, quadratic, और क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एग्जैक्टली, तो यहां पर क्या लिखोगे, gx की जगह ax स्क्वायर प्लस gx प्लस c, यानी कि आपने ना gx पता कर लिया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा, जहां पर a b c नहीं पता आपको। और g को 10 में पुट करके हम लोग इस पर ये डाल देंगे। हाँ, लेकिन पहले a b c तो निकालना पड़ेगा मुझे, a b c कांस्टेंट है भाई, 1 पुट कर दो, है 1 पुट कर दो, फिर सब 1 पुट कर देगा तो 0 हो जाएगा। और 0 पर भैया देखिए जरा ध्यान से, यहां पर देखिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो यहां पे वैल्यू पुट करके देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग और अगर लगा लेते, यहां से सबसे पहले तो x कॉमन लो, अंदर क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 1 बचा, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ, यानी कि अंदर हो गया x प्लस 1 और x माइनस 1। ये आया समझ में, नहीं आया, वाह वेरी गुड, ये आया ही नहीं समझ में, नहीं आ गया, आ गया सर। अरे ऑनलाइन देखो भाई, देखिए भाई, देखिए x यहाँ पे x क्यूब माइनस x है भाई, इसमें x कॉमन लो, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 अंदर, और ये होता है x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आइडेंटिटी पढ़ी है आप लोगों ने तो पता चल जाएगा कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। आया समझ में, अभी आया समझ में, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखिए, ये लिखा मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस
क्यू एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये देखो तीन जगह जीरो हो सकता है, तीन वैल्यू पे जीरो हो सकता है। पहला तो एक्स बराबर क्या डाल दो, नहीं आ रहा समझ में क्या, पहला क्या डाल दो, एक्स बराबर जीरो। एक मिनट, यहां पे तीन वैल्यू पे जीरो हो सकता है। पहला एक्स बराबर क्या डाल दो, जीरो। दूसरा इस टर्म को जीरो करो, एक्स बराबर क्या डाल दो, -1। और इस टर्म को जीरो करो, एक्स बराबर 1 डाल दो। ऑनलाइन ये चीज क्लियर है ना, तीन जगह जीरो हो सकता है। यानी कि सबसे पहले तो मैंने किया एक्स बराबर जीरो पे, एक्स बराबर जीरो पे पुट किया, तो एफ एक्स की जगह यहां पे क्या रखोगे, एक्स की जगह f0। और f0 कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा f0, यहां से मिलेगा f0, 0 0 0 0, कितना बचा 1। यानी कि इस जगह हो जाएगा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे 1। यहां पर ये पूरा टर्म जीरो, कोई समस्या है इसमें, ये पूरा टर्म जीरो, क्योंकि यहां जीरो रखा, इन सबका मल्टीप्लाई से हो रहा है जीरो, और यहां पे जीरो, यहां पे और सी बराबर कितना आ गया, डायरेक्ट मिल गया सी बराबर। समझ आ रही बात। अब दूसरी जगह कहां जीरो हो सकता है, सर एक्स बराबर 1 पे हो सकता है, चेक कर लो, मैंने यह ले लिया, एक्स बराबर 1 पे जीरो होगा, एक्स बराबर 1 पे जीरो होगा, एक्स बराबर 1 पे ये कितना होगा, f1 यहां से निकलेगा 1 की पावर कितना भी कर लो भाई 1 होगा, 1 + 1 2, और ये 3 और ये 4, और ये कितना -1, कितना 3। यानी कि ये 3 हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये पूरा टर्म जीरो हो गया। तो यहां पे चेक करो भाई, एक्स बराबर 1 डालोगे, 1 डालोगे तो कितना होगा a, और यहां पर 1 डालोगे तो प्लस b, और यहां पर c होगा, लेकिन c की वैल्यू कितनी की मैंने 1, तो मैं सीधे 1 रख दूं यहां पे, तो a + b = मुझे 2 मिल गया, यहां से मिल गया। इसी तरह अब मैं x बराबर क्या डालूंगा, -1, तो x बराबर मैंने डाल दिया -1, तो ये हो गया मेरा -1। अब यहां पर भी -1 पड़ेगा, यानी कि यहां -1 पड़ेगा, यहां पे -1 डालोगे तो -1, यहां पे -1 तो ये -1, और ये हो जाएगा प्लस का 1, और ये हो जाएगा माइनस का 1। ये -1 होगा एक्चुअल में, लेकिन बाहर कौन बैठा हुआ है, माइनस, तभी प्लस हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। माइनस की पावर ऑड है तो -1 आएगा, क्लियर है ये तो, कंफर्म है ना। -1 की पावर ऑड, -1 की पावर ऑड, -1 की पावर ऑड, -1 और बाहर माइनस, तो ये +1, -1 की पावर ऑड, -1 और ये +1, ठीक है। एक कितने हो गए, -1 बच रहा है ना टोटल, हाँ टोटल -1 बचेगा आंसर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। तो यानी कि यहां पर मैं f(x) की जगह क्या लिख सकता हूं, -1 = ये पूरा टर्म कैसा हो गया बेटा, 0। अब इसकी जगह क्या लिखोगे, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होता है प्लस, तो ये a होगा, और ये हो जाएगा कितना -1 -b, और ये c की जगह कितना डालोगे 1, तो a - b = आ गया -2, आ गया, समझ में आ रही बात। तो अब हमें a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a + b = 2 और a - b = -2, ऐड कर दिया दोनों को, ये कैंसिल, 2a = 0, a = 0 आ गया, और b बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा डायरेक्ट, यहां पे रख दो पहली वाली इक्वेशन में, a = 0 डाला, b = 2, ठीक है। तो gx हमारे लिए क्या हो गया भाई, gx क्या हो गया, gx था हमारा ax² + bx + c, ये था gx, ठीक है। तो सीधे मैंने a की वैल्यू 0 डाल दी, तो ये हो गया, ये 0 हो गया, और b की वैल्यू कितनी डाली 2, तो ये हो गया 2x, और c की वैल्यू कितनी डाल दी 1 + 1, तो gx की वैल्यू मुझे इतनी मिल गई। मुझे निकालना कितना था, g10 निकालना था, तो ये हो जाएगा 10 = 21। देखो भाई रेशियो क्या होता है भाई, आपको पता है, इफ a and b two quantities of same type then ratio represented, किस तरह से रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं, a/b या फिर a/b, ठीक है ना। नोट करते जाइए साथ में पॉइंट, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा क्या है भाई। a/b को हम क्या लिखते हैं, रेशियो लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, रेशियो। अच्छा, a² b² को क्या लिखेंगे, डुप्लीकेट रेशियो, क्या लिखेंगे, मतलब डुप्लीकेट रेशियो, नाम है, मतलब क्या है यार, क्यों डुप्लीकेट रेशियो, अब ये नहीं पता मुझे। a³ को और b³ को लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। a की पावर 1/2 इज टू b की पावर 1/2, यानी कि रूट है, यानी कि 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा, रूट,
1/2 का मतलब क्या होता है? रूट। पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लास 10th, ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। उसी तरह a की पावर 1/3 यानी कि क्यूबिक रूट, और b की पावर 1/3 यानी कि क्यूबिक रूट। इसको क्या लिखेंगे? सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है। नंबर 3rd पॉइंट है आपका कंपाउंड रेशियो। कोई बता सकता है? कंपाउंड रेशियो, यश को छोड़ के। हाँ, नहीं बताऊंगा मैं इसका। बताओ भाई, कोई बता सकता है? कंपाउंड रेशियो होता है कि इफ a/b एंड c/d दो रेशियो है, R2 रेशियो, ठीक है, देन इनका मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि a/b इंटू c/d, ac/bd क्या होगा? कंपाउंड रेशियो होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि AC/BD आर कंपाउंड रेशियो। खोल देंगे ना तो मम्मी पास गई भाग के। देखिए भाई, चौथा पॉइंट है आपका क्या? चौथा पॉइंट है कि अगर a/b कोई रेशियो है, अब अगर a/b कोई रेशियो है तो ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम? रेशियो चेंज होगा क्या? बस रिड्यूस करके तो वही आ जाएगा, रिड्यूस करके वही आ जाएगा। यानी कि a/b अगर कोई रेशियो है, इसमें कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। कोई भी कॉमन नंबर का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं ना, ठीक है। 5th भाई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से आपका थोड़ा बढ़िया स्टार्ट होगा, नई चीजों के बारे में पता चलेगा। प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन बताएगा कोई? कोई भी दो चीज जो प्रपोर्शन में हो। सर, 2 रेशियोज। बिल्कुल सही, 2 रेशियो का रेशियो, कंपाउंड रेशियो, ठीक है ना। कंपाउंड, अच्छा कंपाउंड रेशियो। नहीं, कंपाउंड रेशियो तो मल्टीप्लाई हुआ है। प्रपोर्शन इफ a/b एंड c/d, इफ a/b एंड c/d are ratio such that a/b is equal to c/d, ये कंडीशन है। ये दोनों ऐसे रेशियो हैं कि a/b इज इक्वल टू c/d। इस केस में ये प्रपोर्शन में हो, इसका मतलब कि देन दे आर इन प्रपोर्शन, देन दे आर इन प्रपोर्शन, ठीक है ना, क्लियर है। एक ये रेशियो है, एक ये रेशियो है, तो a/b इज इक्वल टू c/d जब भी बनेगा वो प्रपोर्शन है। इसको लिखने का तरीका क्या है भाई? a/b इज इक्वल टू का मतलब 4 बार डॉट, आई बात समझ में, और c/d, आई बात समझ में बेटा, नोट कर सकते हैं, समझ गए ना। यानी कि हमें यह पता चला कि अगर a/b इज इक्वल टू c/d है तो इनको हम बोलते हैं क्या? मीन्स। क्या बोलते हैं? और इनको हम बोलते हैं, जो आउटर साइड होते हैं, एक्सट्रीम्स, ठीक है, क्लियर है। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। तो आप इसको अगर लिख के देखो कि सर a/b इज इक्वल टू c/d होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a इंटू डी हो गया और b इंटू सी हो गया, चेक कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे a इंटू डी हो गया, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is always equal to b into c, b into c, b into c, product of means, यानी कि AD is equal to b into c, पता नहीं, ये मतलब बस ऐसी जानने की चीज है। हाँ देखिए भाई, 6th पार्ट है आपका कॉम्पोनेंडो,
ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि ये जो कॉम्पोनेंटो है ये है क्या, ये भैया सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है प्रपोर्शन में, ध्यान रखिएगा। मतलब कि जब a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, प्रपोर्शन में अप्लाई होगा। जब इक्वल टू नहीं है वहां अप्लाई नहीं कर सकते आप, ध्यान रखिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे, क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो देखो अब एक मिनट देख लो जरा, अब नोट करने से पहले देख लो आप, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट कैसे आ रहा है मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, मतलब कि सॉल्व करके बताऊंगा, फिर आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि आपको अप्लाई क्या करना है यार। ठीक है, a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन डी। मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, मैथ के साथ खेल तो सकते हैं बड़े आराम से हम लोग, तो भैया ऐड कर दिया, एलसीएम ले लिया तो नीचे हो गया b और इधर हो गया a प्लस बी, और इधर एलसीएम लिया d तो इधर हो गया c प्लस डी। यानी कि आप यहां से डायरेक्ट इसको अप्लाई करके कह सकते हो कि मैंने कंपोनेंडो यूज किया है। क्या यूज किया है, कंपोनेंडो, मतलब कि ऐड करने पे ये रिजल्ट मिल रहा है मुझे। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर एक नंबर है मेरे पास x अपॉन वाई इज इक्वल टू a अपॉन बी, तो मैं कंपोनेंडो अप्लाई कर दूं इसमें, तो x प्लस वाई अपॉन वाई, चेक करो ऊपर एक बार ऐड हो रहा है नीचे वाले टर्म का, इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन बी। आई बात समझ में, नहीं आया समझ में? ये रिजल्ट्स हैं, अभी आगे इससे और भी रिजल्ट्स निकलेंगे हम, ठीक है। हाँ, ये हम सीधे सीधे इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, हम ये वाले स्टेप स्किप कर दिया ना हमने, तो बस एक लाइन कम लिखने के लिए एक नया टॉपिक बना। नहीं, लेकिन आगे भी रिजल्ट निकलेंगे ना इससे, क्योंकि जब हमें इस तरह के रिजल्ट निकलेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट हम यहाँ पे भी तो पहुंच सकते हैं। यहाँ से आया होगा ये भाई x प्लस वाई अपॉन वाई लिखा है कहीं, इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन बी लिखा है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो सर x अपॉन वाई इज इक्वल टू a अपॉन बी भी तो होगा। क्यों? क्योंकि यहीं से तो आया ये, उसका उल्टा भी तो होगा यार, समझ रहे हो? तो हम इस चीज को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारा कंपोनेंडो हुआ। ठीक है, नोट करिए। डिविडेंडो, ठीक है, ये भी कहां अप्लाई होगा, प्रपोर्शन में। बस अप्लाई कैसे होगा जरा जानवी और इधर क्या नाम है दिशा देख लीजिए। इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, इस बार दिमाग ने क्या किया भैया, पिछली बार ऐड किया था, इस बार सब्ट्रैक्ट कर दो। इंसान तो वैसे भी पागल है भाई, कुछ भी करके देखता रहता है, तो लो भाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस बार क्या एलसीएम लेके, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। यानी कि आप यहां से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो डिविडेंडो, ठीक है ना, डिविडेंडो, ठीक है, यू कैन अप्लाई डायरेक्ट और लिख देना क्या कि भाई आप क्या अप्लाई कर रहे हो, डिविडेंडो। सर नाम कंफ्यूजिंग है इसको, क्योंकि डिविडेंडो लिखा फिर माइनस कर रहे हैं और कंपोनेंडो भी है, हाथ नीचे, इसको करके प्लस कर रहे हैं, सिरुई। सिर्फ डिविडेंडो को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, एक जब ये एक साथ आते हैं ना, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को सी एंड डी से रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल में, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। लिख देते हैं कि अप्लाई सी एंड डी जब ये एक साथ आते हैं। ठीक है, क्लियर है अभी? हाँ, कैपिटल डी, ठीक है, समझ आया। तो यानी कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। ये आप लोग को तो बहुत हेल्प होगी यार, पता अभी सिमिलैरिटी नहीं पड़ी, उसमें ये चीज है पहले वाले चैप्टर में। कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं है, वो बता नहीं रहा कि वो कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर रहा है, लेकिन प्रोसेस यही कर रहा है वो सिमिलैरिटी में पहले चैप्टर में। वो तो 11th में भी नहीं बताएगा एनसीईआरटी तो 11th में भी नहीं बताएगा। कहाँ पर? जो हमारी वीएमसी की बुक है उसमें, वीएमसी की बुक में ना, हाँ, एनसीईआरटी में है ही नहीं कहीं, सीधा अप्लाई सीएनडी लिखते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए कि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो आप कह सकते हो कि सर a माइनस बी अपॉन, हो क्या रहा है, नीचे वाले टर्म को एक बार जब प्लस कर दिया और नीचे वो लिख दिया तो वो कंपोनेंडो अप्लाई हो रहा है, उसके बाद नीचे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया तो क्या, डिविडेंडो अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। अब एक साथ लिख देते हैं इसको 7th नंबर पे। ठीक है, सी एंड डी, इस नाम से काफी फेमस है ये, सी एंड डी के नाम से। ठीक है, अभी आपको पता चला था,
अच्छा देख लो जरा इधर भैया, एक मिनट देख लो, फिर उसके बाद नोट कर लेना। अभी आपको पता चला कि सर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी था, तो आपने क्या किया कि सबसे पहले कॉम्पोनेंडो अप्लाई कर दिया, तो a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी हो गया। फिर इसी में आपने डिविडेंडो अप्लाई कर दिया, तो a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी हो गया। ठीक है, अब इस बार क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, a प्लस बी अपॉन बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी अपॉन डी। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। यानी कि यहां पे कह सकते हो कि इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो अप्लाई, यहां पे आप ऐसे ही लिखा रहता है भाई सी एंड डी, तो सीधे सीधे एक बार ऊपर ऐड कर दो और नीचे उन्हीं को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। एक बार ऊपर ऐड कर दो और नीचे एक बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। बहुत स्टेप काटने के लिए ये CND और जी हाँ, बुलाया जी हाँ, समझ आई बात। तो देखिए इस चीज से ऊपर वाली भी चीज कैसे आती है एक बार देख लो। आप ना कंपोनेंडो डिविडेंडो कई जगह अप्लाई कर सकते हो यार। देखिए ये है a प्लस बी लिखा हुआ है अपॉन a माइनस बी लिखा हुआ है इज इक्वल टू सी प्लस डी लिखा हुआ है और c माइनस डी लिखा हुआ है। भाई यहां से कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई हुआ था CND, ठीक है ना, मैं दोबारा अप्लाई कर देता हूं, इसके बाद से फिर से मैं CND अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, इसका मतलब पहले ऊपर वाला टर्म, उसके बाद प्लस नीचे वाला टर्म, यही तो होगा। समझ में आ रही बात? उस नहीं आया समझ में, आ रहा है ना। उसके बाद फिर ऊपर वाला टर्म, उसके बाद माइनस नीचे वाला टर्म इज इक्वल टू, दोबारा CND अप्लाई कर दिया इस पे, ऊपर वाला टर्म प्लस नीचे वाला टर्म अपॉन ऊपर वाला टर्म माइनस नीचे वाला टर्म CND। माइनस के साथ मैंने ब्रैकेट यूज किया है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन नीचे हो गया a प्लस बी माइनस अंदर गया माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस डी प्लस c माइनस डी अपॉन c प्लस डी, ये माइनस अंदर गया माइनस c प्लस डी। यहाँ से c से c कैंसिल, d से d कैंसिल, यहाँ पर b से b कैंसिल और यहाँ पर a से a कैंसिल। ऊपर बचा 2a, नीचे बचा 2b इज इक्वल टू ऊपर बचा 2c अपॉन 2d, कैंसिल हो गया। फिर से वही चीज आ गई, समझ आया? तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो नए रिजल्ट आएंगे, दोबारा अप्लाई करेंगे उसी रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, इसलिए वाइस वर्सा है। ठीक है, ये अप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है, और अगर इस पे अप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। तो यानी कि जैसे ही आपको ये स्टेटमेंट दिखे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, आप कह सकते हो कि सर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होगा ही होगा। हाँ बोलो। a प्लस बी, तो फटाफट मुझे लिख के दिखाइए, इस पे अप्लाई करके दिखाइए, CND केवल अप्लाई करना है आपको और रिजल्ट क्या आएगा दिखाइए जरा शो करके। इसमें CND अप्लाई करना है। जी हाँ बेटा, क्लियर है? थोड़ा लेट रख लिया करें क्या क्लास, 10 बजे के आसपास? नहीं सर, लेट हो जाएगा। नहीं लेट हो जाएगा ना? हाँ। 9 बजे एकदम सही परफेक्ट टाइम है यार मेरे हिसाब से। इतने बजे तो उठ ही जाते हैं बच्चे जो उठना चाहें तो, है ना? मैं तो उठ जाता हूँ। मैं खुद 7 बजे उठ जाता हूँ यार। फिर मेरा भी मन वो भाई जल्दी जल्दी लेके अपना एनर्जी के साथ खत्म कर दो क्लास, वो ज़्यादा बेटर है सैटरडे संडे। ठीक है, अगली क्लास लॉगरिथम की है भाई, फिर से सुन लीजिए, लॉग। ठीक है, मूड से करके आना। बढ़िया एकदम करके आना मूड, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, सीखोगे नया जो जो पढ़ना चाहे तो। ठीक है भाई, अगली क्लास भी फ्री है, 1 महीने तक फ्री है भाई, एंजॉय करो। उसके बाद सब छू सर वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा। समझ आ गया भाई? ठीक है ना? बिल्कुल सही। इस पे अप्लाई करके दिखाइए, इस क्वेश्चन पे फटाफट मुझे अपनी कॉपी में CND अप्लाई करके दिखाइए।
हाँ सही है, बिल्कुल सही है। नहीं सॉल्व नहीं, केवल अप्लाई करना है बस, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है, सॉल्व करना ही नहीं है। सही है बिल्कुल। सॉल्व नहीं करना नहीं, तो बता दो। तो सॉल्व कैसे करते हैं? अरे ये क्वेश्चन के बीच में अप्लाई होते हैं बेटा। वही तो। मैं तो आगे ले गया। नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, बस अप्लाई करके दिखाना है। दिखाइए जरा। हाँ भाई ऑनलाइन बता सकता है कोई? बेटा गलत है बेटा, राइट हैंड साइड पे भी तो करोगे, राइट पे तो तुमने किया ही नहीं। ऑनलाइन क्या बताएगा? ऑनलाइन कोई आंसर बताएगा इसका? तो मुझे CND आ गया। है भी ऑनलाइन हो? खत्म हो गई। अब बताओ कुणाल, आंसर बताओ। नहीं वो कुणाल नहीं है, वो कुणाल यही हम भी बोलेंगे। ये दूसरा कुणाल है। ठीक है। ये यहाँ का नहीं है, ये तो वहाँ तो वहाँ का। बताया तो ऑफलाइन मजा आया ना क्या कुणाल? सर भैया कुनाल और बैठेगा हम एक बार पढ़ा चुके हैं उसको, पागल है वो। बहुत। एक कोई थोड़ा होता है, बोल मत देना बाहर जाके वहाँ पे। वो तो भी क्या ही करेगा। फिर भी सही है। नहीं नहीं, नीचे ऊपर प्लस होगा, उल्टा कर दिया आपने। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस सर है। इसमें अगर मैं लिखूं x पावर 3/2 उसको कैसे लिखेंगे? एक्स की पावर 3/2 हाँ लो। नहीं सर उसमें लिखेंगे कैसे? मतलब अगर ऐसे हाँ। सर तो अगर हम उसमें x का कॉमन नहीं आ जाएगा, बाहर नहीं आ जाएगा x। एक्स स्क्वायर कैसे कॉमन आएगा तो इसमें? सर x अच्छा इसमें से x हाँ हाँ तो x हाँ, तो एक्स रूट एक्स लिख सकते हो और क्या, डेफिनेटली लिख सकते लिख सकता हो। हूँ। हाँ 100% यार, क्यों नहीं, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा भाई। मुझे लगा ये क्या बोल रहा है। हाँ भैया समझ में नहीं है ऑनलाइन? कुणाल आंसर बताओ भैया। अप्लाई करना है, सिर्फ अप्लाई करना है, सॉल्व नहीं करना। मैं चेक नहीं कर सकता अभी। अप्लाई करना है कुणाल, आंसर बताइए। सिर्फ अप्लाई करना है, सॉल्व नहीं करना आपको भाई। 10 हाँ फिर हाँ -x इज इक्वल टू, बिल्कुल सही, y प्लस 1, क्योंकि यहां नीचे 1 है बेटा, बिल्कुल सही, अपॉन y माइनस 1। बस इतना ही अप्लाई करना है, ये क्वेश्चन के बीच में अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। ये रिजल्ट्स बीच में अप्लाई होते हैं, सिर्फ आपको इतना ही अप्लाई करके देखना था और कुछ नहीं करना था। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब तो e से थोड़ा समझ में आ गया होगा। e क्यों? e आ गया ना समझ में। e की पावर x अपॉन प्लस e की पावर माइनस x और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन a माइनस b। तो CND अप्लाई होकर क्या बन जाएगा रेशियो? बताइए फटाफट लिख करके, मैं बता देता हूँ। लिख करके। बिल्कुल सही आंसर। हाँ 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 वही लिख दो। हो गया। हाँ अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही यार, सही सीख रहे हो भाई तुम लोग कसम से, बिल्कुल सही। सर जब मेरी IT निकल जाएगी ना तो मैं अपने इंटरव्यू में आपके बारे में कुछ पूरा बताऊंगा। हाँ बोलिए आंसर। आगे से पहले बता मेरा एम ही है भाई तुम लोग को। विनायक पहले बता देगा। मैं तो रैंक 1 e की पावर x अपॉन e की पावर माइनस x इज इक्वल टू a अपॉन b। बिल्कुल सही। हाँ क्या कह रहे थे, हम सुन नहीं पाए, वो बच्चे बोल रहे थे। मैं रैंक 1 लाऊंगा ना तो मैं सबसे पहले सर इंटरव्यू में आप ही का बार होगा। और मेरे बाल आया ना मन। नहीं हम चाहते हैं भाई, निकलिए अब निकालिए, क्योंकि आप लोग क्लास 10 से ही, बाकी लोग तो काफी 10 से ही हैं। सर का फर्स्ट मिनट तो वही होगा। ठीक है भाई, सेकंड में हूँ। हां तो सेकंड में। ठीक है भाई, समझ में आया भाई, क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम? बस आज के लिए इतना करें, बहुत है। 10:50 हो गए। ठीक है। क्या था इसमें? नहीं बस पता, अप्लाई नॉर्मल, केवल आपको नहीं था। दिखे, केवल ये सब चीज़ें आएंगी, बीच में आएंगी जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। बेसिक का मतलब फिर से वही है कि हमारे जो मेन टॉपिक है, स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। वहाँ पर बताने से बेटर है कि मैं यहाँ पर पहले से ही बता दूँ। हाँ चैप्टर के बीच बीच में, ठीक है ना। अब ध्यान, हाँ हाँ तो हाँ चैप्टर में, अच्छा सीक्वेंस सीरीज